नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और हिमानी रेड मेपल होटल पहुंचते हैं। होटल में कबीर और भाविक आहान और हिमानी से माफी मांगकर अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के अच्छे व्यवहार को देखकर आहान और हिमानी उनके हरकतों के लिए माफ कर देते हैं। इसके बाद होटल में आहान को यामिनी, सानिया, पलक और सनाया दिख जाते हैं। सनाया एक अधेड़ उम्र के साथ बैठे नजर आती है। सनाया को उस अधेड़ उम्र के आदमी से मिलवाने के लिए सानिया ने ब्लाइंड डेट अरेंज किया था। आहान जानना चाहता था कि सनाया के साथ जबरदस्ती की गई है या फिर सनाया अपनी मर्जी से इस डेट में होटल पहुंची है। आहान सनाया से कहता है, सनाया, अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, और अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो तुम अभी मेरे साथ चलो। आहान अपना हाथ सनाया की तरफ बढ़ाता है, पर सनाया आहान का हाथ नहीं थामती और चुपचाप बैठे रहती है। आहान समझ जाता है कि सनाया अपनी मर्जी से आई है, पर ऐसा कुछ नहीं था। सनाया को बहाना करके होटल में लाया गया था। बावजूद आहान समझ नहीं पाता और होटल से बाहर निकल जाता है। आहान को ऐसा जाते हुए देखकर हिमानी बहुत परेशान होती है और वो भी आहान के पीछे पीछे जाने लगती है। इसी बीच जमकर बिजली कड़कती है और तेज बारिश होने लगती है। आहान बारिश में भीगते चलते रहता है। इधर हिमानी भी बारिश और ठंड के बाद भी आहान का पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद हिमानी को यह एहसास होता है कि कोई काले रंग की कार आहान का पीछा कर रही है। आहान कार की चपेट में आने ही वाला था कि हिमानी दौड़कर आहान को धक्का दे देती है, जिससे आहान तो बच जाता है, पर हिमानी कार की चपेट में आ जाती है। तब आहान को पता चलता है कि यहाँ कुछ हुआ है। हिमानी को जमीन पर जिंदा लाश की तरह पड़े देखकर आहान घबरा जाता है। इसके बाद उस कार से एक आदमी निकलता है और आहान पर अटैक करने की कोशिश करता है। आहान उस आदमी के छाती पर एक पंच मारता है, जिससे वह आदमी कटी पतंग की तरह कुछ दूर जाकर गिरता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान के एक ही पंच से वो आदमी घायल हो जाता है। इसके बाद आहान हिमानी के पास आता है और अपने आप को संभालते हुए हिमानी में एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू करता है। हिमानी की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगती है। हिमानी के शरीर में पहले से मौजूद एनर्जी और आहान की ट्रांसफर की हुई एनर्जी की वजह से हिमानी काफी ठीक हो जाती है। इसके बाद आहान ने रक्षित को कॉल किया और वहां क्या हुआ सब बता दिया। आहान ने उसे वार एलाइन से कुछ डॉक्टर लाने के लिए कहा। रक्षित ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। जब उसे पता चला कि आहान पर हमला हुआ है, तब उसने वो पूरा रोड ब्लॉक करवा दिया। कुछ ही मिनट में वहां पर 3 मिलिट्री जीप आई और आहान के पास आकर खड़ी हो गई। आहान, तुम ठीक हो ना? रक्षित जीप से उतरा और उसने घबराते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। रक्षित, डॉक्टर को बोलो पहले हिमानी को चेक करे, आहान ने कहा। रक्षित डॉक्टर को इशारा किया और तुरंत हिमानी को अटेंड करने लगे। रक्षित ने वहां पर काले कपड़ों में एक आदमी को गिरे हुए देखा। उसके पास एक तलवार थी। यह सब देखकर रक्षित के मुंह से 2 ही शब्द निकले, ब्लैक निंजा। ब्लैक निंजा? क्या ब्लैक निंजा? मुझे कुछ नहीं पता, तुम क्या बोल रहे हो? ब्लैक निंजा शब्द सुनकर उस आदमी ने घबराते हुए कहा। उसने बिल्कुल डिनाई
कर दिया था कि वो ब्लैक निंजा नहीं था। तुम्हें नहीं पता, रक्षित ने रूखी आवाज में कहा और उसके पास गया। उसके बाद उसने उस आदमी के हाथ पर अपना पैर रखा और हाथ तोड़ दिया। दर्द की वजह से उसका मुंह बन गया और वो जोर से चिल्लाया, बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? रक्षित ने गुस्से में पूछा। वार अलायंस की बहुत टाइम से इस पर नजर थी। रक्षित इतना तो जानता था कि केशव का साथी नहीं था, बल्कि उससे बहुत बड़ा था। मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा है, यह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूँ, उस आदमी ने कहा। रक्षित इस वक्त उनका हाथ अपने पैर से दबा रखा था, पर फिर भी वो हिम्मत दिखा रहा था। इस वक्त अगर कोई उसे जान से मार भी देता, फिर भी वो कुछ नहीं बताता उसे किसने भेजा था। आहान ने अपना मुंह बिगाड़ा। वो जानता था कि यह राघव का स्टूडेंट है, पर वो मान नहीं रहा था। इसलिए उसने उस आदमी से कहा, राघव तुम्हारा कौन है? इस वक्त आहान सिर्फ उस आदमी की आइडेंटिटी जानना चाहता था। उसे जानना था कि वो राघव का स्टूडेंट है या फिर उसके स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट था। राघव का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, पर उसने अपना एक्सप्रेशन ठीक किया और कहा, कौन राघव? मैं किसी राघव को नहीं जानता। नहीं पता? आहान ने कहा। अगर उस आदमी का एक्सप्रेशन नहीं बदला होता तो आहान उसकी बात मान भी लेता, पर अब आहान उसकी बात नहीं मानने वाला था। तुम राघव के सामने इस बात को फिर से बोल सकते हो कि तुम उसके स्टूडेंट नहीं हो, या फिर उसका स्टूडेंट होने में तुम्हें शर्म आती है। आहान यह सब बोलकर उस आदमी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक निंजा अपने तहजीब को सबसे ऊपर मानते हैं। उनके लिए उनके गुरु भगवान समान होते हैं। उनके सामने अगर कोई उनके गुरु को कुछ बोले तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे ही आहान को उम्मीद थी, यह सब सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने आहान की तरफ अटैक करते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पर तभी रक्षित ने उसे कॉलर से पकड़ा और एक थप्पड़ मारा। यहाँ तमीज से रहो, यह मनाली है, तुम्हारा घर नहीं। रक्षित ने गुस्से में कहा। थप्पड़ के बाद वो शांत हो गया, पर फिर भी उसकी आंखों में आहान के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद रक्षित आहान को साइड में लेकर गया और उससे पूछा, ब्रदर आहान, तुम यह कह रहे हो कि यह आदमी राघव का स्टूडेंट है? आहान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, इसने अभी मुझ पर अटैक किया था और इसने 3 वे अटैक की तकनीक से की थी। इसके बारे में सिर्फ राघव और उसके स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह राघव की स्पेशल तकनीक है। रक्षित आहान की सारी बातें समझ रहा था। वो वार अलायंस में बहुत हाई पोजीशन पर था, इसलिए वो राघव के बारे में जानता था। राघव का ब्लैक निंजा ग्रुप में बहुत नाम था। सब लोग उसे भगवान मानते थे। वो ब्लैक निंजा के बीच में सबसे बड़ा मास्टर था। सब उसे सीनियर कहकर ही बुलाते थे। उसका कोई आदमी इस बार मनाली में था और आहान पर अटैक करने आया था। रक्षित को यह बात थोड़ी कम समझ आ रही थी। ब्रदर आहान, राघव का आदमी तुम्हें मारने क्यों आया है? उसकी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है? रक्षित ने आहान से पूछा। केशव और उनके गुरु नारायण से दिक्कत थी, इसलिए वो आहान को मारना चाहते थे। पर इन सब में राघव कहाँ से आ गया था? रक्षित, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे नहीं पता तो तुम मेरा विश्वास करोगे? आहान ने कहा। तुम्हें नहीं पता? रक्षित के चेहरे का रंग उड़ गया। यह सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। ना मैं और मेरे गुरु, हम दोनों ही कभी भी राघव से नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि इनकी हमसे क्या दुश्मनी है, आहान ने कहा। रक्षित बहुत परेशान हो रहा था। केशव का ग्रुप, जिन्हें आहान से दिक्कत थी, उसने अब तक
आहान पर अटैक नहीं किया था, पर जिस राघव को आहान जानता तक नहीं, उसका स्टूडेंट उस पर अटैक कर रहा था। रक्षित, तुम ज्यादा परेशान मत हो सकता है कि राघव का स्टूडेंट हो, पर इसे राघव ने ना भेजा हो। आहान ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि इसे किसी और ने भेजा है? रक्षित ने पूछा। हाँ, तुम तो जानते हो राघव कैसा इंसान है। वो मुझे मारने के लिए एक स्टेज 2 के लेवल 1 वाले छोटे फाइटर को नहीं भेजेगा। इतना तो वो भी जानता होगा कि मैं कौन हूँ। आहान ने रक्षित से कहा। छोटा फाइटर? रक्षित का मुंह बन गया। वो भी मार्शल आर्ट के स्टेज 2 लेवल 1 पर ही था। वो क्या आहान उसे भी छोटा फाइटर समझता था? रक्षित, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आहान को एहसास हो गया था कि उसने रक्षित को हर्ट कर दिया था, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात का जस्टिफिकेशन दिया। मैं जानता हूँ, आगे बोलो। रक्षित ने कहा, अगर किसी और ने यह बात बोली होती तो रक्षित उसे अपने ईगो पर ले लेता और उसे अच्छा सबक सिखाता, पर यह बात आहान ने बोली थी, जो ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट था और खुद यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि राघव मुझसे लड़ने के लिए किसी ऐसे को भेजता जो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर हो। आहान ने कहा, ब्लैक निंजा का रूल था कि वो सिर्फ बराबरी वालों से भिड़ते थे, इसलिए न ब्लैक निंजा मार्शल आर्टिस्ट से भिड़ते थे और न ही मार्शल आर्टिस्ट ब्लैक निंजा से। तुम्हारी बात सही है। रक्षित को आहान की सारी बातें समझ में आ रही थी, पर अगर राघव ने इसे नहीं भेजा है तो फिर किसने भेजा है? रक्षित ने बोला, गोल्ड आर्मोर सेक्ट। आहान ने कहा, यानी रणधीर? रक्षित ने पूछा। रक्षित के माथे पर पसीना आ गया। वो गोल्ड आर्मोर सेक्ट सुनकर बहुत घबरा गया था। तुमने यह बात मेरे सामने बोल दी है, पर बाहर किसी से मत कहना। रक्षित ने आहान से कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं आपको अपना मानता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। आहान ने कहा। रक्षित ने कहा और अपने माथे का पसीना पोंछ लिया। गोल्ड आर्मोर सेक्ट बहुत बड़ा सेक्ट था और उसमें बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे। पूरे देश में उनका ग्रुप टॉप 5 में आता था। उनके साथ बहुत सारे लोग जो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर थे और कुछ मार्शल आर्ट मास्टर बनने के बहुत करीब थे। गोल्ड आर्मोर सेक्ट का नाम सुनकर किसी को भी डर लग सकता था। अब आहान कह रहा था कि वो आदमी इस सेक्ट से था। अगर इस बात का कोई सबूत होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर इसका कोई सबूत नहीं होता तो फिर आहान और गोल्ड आर्मोर सेक्ट में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती। ब्रदर आहान, अगर तुम यह बात कह रहे हो कि इसे गोल्ड आर्मोर सेक्ट ने भेजा है, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रक्षित ने पूछा। अभी तो नहीं, मुझे बस शक है। आहान ने कहा। शक किस बेसिस पर है तुम्हें? रक्षित ने पूछा। दरअसल जब मैं मनाली आया था तब मैंने 2 लड़कों को देखा था जो इंदर कपूर की पोती गीत को मारने आए थे। आहान ने रक्षित को पूरी बात बताई। यही कारण था जिसकी वजह से वो गोल्ड आर्मोर सेक्ट पर शक कर रहा था। यह बात उसने गीत को भी बताई थी, पर गीत कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाती उससे पहले ही मार्शल आर्ट एलायंस के लोगों ने उन लड़कों को मार दिया था। वो एक ही कड़ी थी जो गोल्ड आर्मोर सेक्ट के बारे में बता सकती, पर अब कुछ नहीं था। अच्छा, अगर ऐसा है तो गोल्ड आर्मोर सेक्ट पर शक करना गलत नहीं है, रक्षित ने कहा। किसी ने मार्शल आर्ट एलायंस के अंदर से 2 लोगों को मरवा दिया था। यह पूरे मनाली में बहुत कम लोग जानते थे और गोल्ड आर्मोर सेक्ट
इसमें से एक था। अभी तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा एविडेंस मिलना अभी बाकी है, आहान ने कहा। फिर उसने उस काले कपड़े वाले आदमी को देखा जिसे इस वक्त बंदी बनाया हुआ था। अब अगर वो कुछ बता देता तो फिर उनका शक यकीन में बदल सकता था। मैं इससे पूछताछ करता हूँ, रक्षित ने कहा और उस आदमी को घूरने लगा। वार एलायंस बाहर से आए अटैकर्स से डील करते थे। यह भी बाहर से आया था और मनाली की रोड पर इसने आहान पर अटैक किया था, इसलिए यह केस वार अलायंस के अंदर आता था। ठीक है, आहान ने कहा, पर उसने इंफॉर्मेशन मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो आदमी अपने दिल में सोच चुका था कि वो सच नहीं बताएगा, इसलिए रक्षित भले कुछ भी कर लेता, वो सच नहीं बताने वाला था। अगर वो सच बता देता तो गोल्ड आर्मोर सेक्ट उसे मार देता, पर वार एलायंस उसे सच निकलवाने के चक्कर मारता। इसलिए उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए गोल्ड आर्मोर सेक्ट का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उधर आहान ने रेड मैपल होटल से चले जाने के बाद यामिनी और सानिया ने चैन की सांस ली। सानिया ने दुष्यंत की तरफ देखा और कहा, डायरेक्टर दुष्यंत, सॉरी, हमें नहीं पता था यह नालायक यहाँ आ जाएगा और तमाशा करेगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, दुष्यंत ने कहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने सनाया के सामने अपना असंतोष दिखाया नहीं था। तो फिर डायरेक्टर दुष्यंत, आप अपनी डेट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तो वो यहाँ से चला गया है, यामिनी ने कहा। उसे नजर आ रहा था कि वो सनाया से बहुत खुश था। यामिनी को यकीन हो गया था कि अब सनाया और दुष्यंत की शादी हो सकती है। हाँ, दुष्यंत ने कहा। वो सनाया से बहुत खुश था। जब सनाया ने आहान के साथ उठकर नहीं गई और वहाँ बैठी रही, तभी दुष्यंत सनाया से बहुत इम्प्रेस हो गया था। कुछ पल के बाद दुष्यंत ने कहा, मिस सनाया, आपका एक्स हस्बैंड बहुत अजीब और बदतमीज है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर वो लड़का सिर्फ अजीब और बदतमीज ही नहीं बल्कि पूरा पागल है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसने मुझे ढंग से बात नहीं की थी। इससे पहले सनाया कुछ बोल पाती, यामिनी ने आहान के बारे में भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। यामिनी इस वक्त इतनी लाचार बन रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि दुष्यंत को उस पर दया आ जाए और सनाया और दुष्यंत की डेट और अच्छी हो जाए। क्या वो आपसे भी बदतमीजी करता था? दुष्यंत ने कहा। उसे नहीं लगा था कोई अपनी सास की इस तरह डिसरेस्पेक्ट कर सकता था। हाँ, यह सच है, वो किसी की भी इज्जत नहीं करता था। उसने हमें बहुत बुरी तरह से बुली किया था, वरना मैं सनाया और उसका डिवोर्स क्यों करवाती? यामिनी ने रोते हुए कहा। मिसेस यामिनी, यह सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और मिस सनाया का बदला जरूर लूंगा उस नालायक से। आज से वो आपको कभी भी बुली नहीं करेगा। दुष्यंत ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। यह सब सुनकर यामिनी शांत हो गई। वो खुश थी कि दुष्यंत अभी से उनके बारे में सोच रहा था। इसके बाद यामिनी ने सनाया की तरफ देखा और कहा, सनाया, डायरेक्टर दुष्यंत को थैंक यू बोलो। किस बात के लिए थैंक यू बोलूं मैं उन्हें? सनाया ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसके बोलने का तरीका रूखा था। यामिनी हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि सनाया ऐसा कुछ बोलेगी। यह क्या आहान से डील करेगा? इतनी औकात है इसकी? सनाया ने कहा। अब दुष्यंत इस बात का जवाब कैसे देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए
कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।